अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई अपनी बुजदिली की वजह से, क्योंकि हमने दिलेरी दिखाई नहीं। तो जिन्होंने दिलेरी दिखाई वो मैदान मार के चले गए, ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन क्या हम ओडीआई सीरीज में दिलेरी का मुजाहरा करेंगे उस ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ जिसके कई स्टार प्लेयर्स अब अवेलेबल नहीं होंगे? अब पैट कमिंस नहीं है, अब मिचेल स्टार्क नहीं है, अब आपके पास डेविड वार्नर का सामना नहीं करना, ना ग्लेन मैक्सवेल यहां पर आ रहे हैं, ना जोश हैजलवुड यहां पर आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ इंजरी की वजह से, एल्बो इंजरी की वजह से वो वापस अपने वतन रवाना हो गए। कई सारे नए प्लेयर्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन जिस मोरल के साथ, जिस अंदाज के साथ, जिस माइंडसेट के साथ हमने टेस्ट सीरीज के लिए पीछे बना दो ऐसी के खड़े रहो, किसी को आउट होने की जरूरत ही नहीं है, मैच ड्रॉ कर लो बस किसी तरीके से, हम ड्रॉ करने के चक्कर में सीरीज हार गए। हम अगर जीतने जाते तो कहीं ना कहीं शायद ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाते। ये मौका हमारे पास सेकंड टेस्ट मैच में भी था कि जिस वक्त 4 की औसत दरकार थी, आपकी 6 विकेटें बाकी थी, आप 2 बैट्समैनों से चांस ले सकते थे। कराची की पिच लाहौर की तरह इतनी खराब नहीं थी, लेकिन आप वहीं पर ही खड़े हो गए कि बस ड्रॉ कर लो, यही हमारी जीत है। हमने कितने रन कर दिए, ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। 60 रन रह गए थे सिर्फ जिस वक्त मैच खत्म हुआ है। पाकिस्तान को ये 60 रन का दरमियान में मार्जिन मिल गया था, क्योंकि आखिरी ओवर्स में तो हमने रन ही नहीं बनाए। तो हम खेले ही नहीं वो क्रिकेट के जो मौजूदा दौर की क्रिकेट है। जिस तरह की पैट कमिंस ने डिक्लेरेशन की थी थर्ड टेस्ट मैच में, हम अगली 5 दिहाइयों तक भी अपने माइंडसेट को ऐसा शायद तैयार नहीं कर सके कि हम इतनी बहादुरी वाली डिक्लेरेशन। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर हम पैरों से खड़े नहीं हो पाते, लेकिन जिस कंडीशन के अंदर हम अपनी कंडीशन में भी पैरों पे खड़े नहीं हुए, ये हम सिर्फ अपने थिंक टैंक की वजह से खड़े नहीं हुए। क्योंकि हम अगर बुजदिली में भी हार गए ना, डरते डरते भी हार गए, तो फिर हम अगर लड़ते लड़ते हार जाते तो फिर हम कहते कि हाँ आपने जबरदस्त किस्म का काम किया। आप डरते डरते हार गए, जिस चीज का अफसोस है, ये इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, इतनी बड़ी कौम जो है वो इस खेल की दीवानी है। आपसे 351 रन 121 ओवर में नहीं बने, ठीक है पिच खराब थी, आप मैच ड्रॉ करने भी नहीं जा सके। मकसद है किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ है? देखिए हमारी बैटिंग के अंदर डेप्थ नहीं है। हम बाबर आजम बात तो जरूर कर रहे हैं, बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बाबर आजम के बारे में कल सईद आजाद साहब ने एक जुमला कहा था जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा बाबर आजम को अभी टाइम कितना हुआ है और बाबर आजम ने कितने मैच पाकिस्तान को जिता दिए हैं कि उस कंडीशन के अंदर वो दरमियान में आएंगे और संभालने में कामयाब हो जाएंगे। या यूनुस खान, मिसबाह-उल हक जैसे बैट्समैन नहीं है कि जो फंसते थे, आके टीम को लेके संभाल के चला करते थे। उनकी वजह से अजहर अली भी परफॉर्म कर लिया करते थे, उनकी वजह से असद शफीक भी परफॉर्म किया करते थे। लेकिन अब जबकि यूनुस खान की जगह अजहर अली को लेने का वक्त आ गया, तो अजहर अली वो जगह नहीं ले पा रहे। एक सेंचुरी स्कोर करते हैं, उसके बाद वही पहलवानों के इशारे, या फिर वो अर्तुगरुल गाजी बन जाते हैं फवाद आलम की तरह। फवाद आलम इतनी सेंचुरियां स्कोर करके आ रहे थे, ये उनकी सीरीज खराब गई है। आप अजहर अली साहब कितने रन स्कोर करके आ रहे थे? आपने तो बैटिंग ट्रैक के ऊपर एक सेंचुरी स्कोर की, लेकिन जहां पर आपके रुकने की जरूरत थी, जहां आपका तजुर्बा दरकार था कि हाँ हम ये मैच जीत सकते हैं, हमने स्टार्ट भी जिस तरह किया था 351 रन का, हमने कहीं तो अटैकिंग क्रिकेट खेली होती, कहीं तो हम बताते कि हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है रमीज रजा साहब के आने के बाद। लेकिन रमीज रजा साहब, आपकी, मैं खुद यहाँ बैठ के बहुत बातें करता था कि आपके जो डिसीजन हैं वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आपका डिसीजन रहा, जिस तरह की पिचेस यहाँ पर बनी है, अब आपकी राय अगर शामिल नहीं है तो फिर आपके चेयरमैन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी राय तो लाजमी तौर पर इसके अंदर शामिल होगी। और फिर जिस तरह के डिसीजन हमने लिया, तो ये हम राजा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि क्रिकेट का राजा भी ये वाली जो है वो सीरीज खेलने के लिए जाएंगे, क्योंकि आपके लोगों ने, जिन्होंने भी ये पिच बनाई है, आपने माइंडसेट ही टीम का बदल दिया था। अब ओडीआई सीरीज में हम कैसे कमबैक करेंगे इतने प्लेयर्स के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। क्योंकि परसों पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा कजाफी स्टेडियम लाहौर में, और वही टोन सेट करेगा आने वाले मैचों में। क्योंकि जो टोन सेट हुई थी पिंडी के मैच में, जो हम बैकफुट पे गए थे पिच बनाने के बाद, वही टोन लाहौर के टेस्ट मैच तक जारी रही थी। कराची में हारते हारते बचे थे, लाहौर में जाके हार गए थे। अब आपको किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आना है? ये सकलैन मुश्ताक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, पैट जो हमारे शॉन टैट है बॉलिंग कोच, आपको सोचना होगा कहीं ना कहीं अपनी टीम को आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे लाते हैं। ये आपका इस वक्त सबसे बड़ा टास्क दिखाई देता है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है आज शो में पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच सईद भाई। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन हुआ करते थे, 350 रन का आलमी रिकॉर्ड इनका रहा,
कल इनकी फ्लाइट है, अमेरिका वापस जा रहे हैं। हमने कहा हमारे साथ आप शो करके जाएं। कल भी शो का हिस्सा थे, आज भी शो का हिस्सा है। ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, अपने दौर में 2 डबल सेंचुरियाँ स्कोर की। इसके साथ साथ PWD के जब कप्तान थे तो कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स इनकी क़यादत में खेले थे। राशिद इसरार साहब, बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सईद भाई, मैं आपसे बातचीत का आगाज करूंगा। जिस फ्रेम ऑफ माइंड से हम टेस्ट सीरीज हार के आ रहे हैं, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो फ्रेम ऑफ माइंड के बुजदिली दिलेरी दिखाई नहीं दी। अब कैसे दिलेरी दिखाएंगे? गो के अब उनके कई सारे की प्लेयर्स नहीं है, कितना डिफिकल्ट होगा और टीम मैनेजमेंट का रोल कितना बन गया है कि मोराल वाइज इनको उठाना। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, पहली चीज़ तो ये कि मैंने कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था 3 कैटेगरीज हैं क्रिकेट की। एक 1 टेस्ट क्रिकेट है, सेकंड वनडे है और फिर T20 है। अच्छा, जहां तक रही T20 की बात, ये है फॉर्मेट 50 ओवर का। 50 ओवर ओडीआई का जो कल अब शुरू होगा, हमारा पाकिस्तान खेलेगा ओडीआई के लिए। 50 ओवर के लिए हमारा टेम्परामेंट पाकिस्तान का नेशनल टीम का बहुत अच्छा है और जितने भी प्लेयर खेलेंगे ऐसे फिटनेस लेवल हमारा अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और अगर जो हमारे नए प्लेयर भी आएंगे वो वनडे और T20 के स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल में चल रही है, 2 साल से 3 साल से चल रही है T20 की, वनडे की। तो वनडे के हिसाब से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त ये 50 ओवर के फॉर्मेट में बहुत अच्छी है, इसलिए कि आपके पास बॉलिंग जेन्युइन है, उसमें कोई, अब वो मुझे पता नहीं कि वो फिट हुआ कि नहीं हुआ, अपना शादाब और नवाज ये भी अभी तक डाउटफुल है। और अब आप अंदाजा करें मगर सईद भाई, आप जो शामिल किया आपने जाहिद महमूद को शामिल किया, ऑलराउंडर की जगह होती थी वहां। माद वसीम को आपने फिर भी कंसीडर नहीं किया, एक्सपीरियंस तो था माद का। देखें, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो बड़ा ड्रॉबैक है कि माद वसीम को वनडे में उन्होंने नहीं किया और ये जाहिद महमूद, मैं तो समझ जाहिद महमूद को जहां खिलाना चाहिए था वहां इन्होंने खिलाया नहीं। और जिसको गंदा करना उसको ले आओ, ये फॉर्मेट में ये प्लान है। अब वो कल वाला प्रोग्राम वाली बातें निकल आएंगी कि मुझे पता है हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। अभी क्रिकेट की बात करिए, यही चीज तो सही करनी है। उस्मान कादिर मौजूद थे तो उनकी जगह क्या थी? जाहिद महमूद की इस जगह पे जाहिद, अब ये देखें, जाहिद महमूद को मेरे ख्याल में महमूद को बॉल ये खिलाएंगे ही नहीं, ये खिलाएंगे। हमाद वसीम को लेते तो खिलाना पड़ता। हमाद वसीम गुड ऑलराउंडर, देखें वो अभी वनडे T20 में आपका यूजफुल प्लेयर है, बहुत यूजफुल है, आप उसको खिलाना चाहिए था। अब इस वजह से नहीं खिलाया गया कि मेरे ख्याल में जो बातें मैं सुन रहा हूं कि सिलेक्शन कमेटी की गुड बुक में नहीं है या चेयरमैन साहब की गुड बुक में नहीं है, ये उन्होंने ये सब गलत अप्रोच हैं। अगर ये हैं तो इसको खत्म करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए नेशन बन के खेलें और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो करें, नहीं तो इस तरह से तो आपकी क्रिकेट ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो एक और चीज का मुझे बड़ा वो हो रहा है, क्या कहते हैं, अभी जैसे आपने कल का कहा था अपने बाबर का या शाहीन की बात नहीं, शाहीन की बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर की, जो सरफराज बात बोली थी। वनडे में अगर ये होगा तो ज्यादा वनडे में एक्सपोज ज्यादा होता है आदमी, इसलिए कि छोटा फॉर्मेट होता है, 10 ओवर में उसको 110% वो देना होता है। अगर ये वाकई ही ये बात है तो खुद मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसको कोचिस को चाहिए और बोर्ड को चाहिए कि इसको वनडे में अगर इसको रेस्ट करवाएं और इसको देखें, चेक करें, फिर उसके बाद इसको खिलाएं। नहीं तो पाकिस्तान में काफी अरसे के बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम के बाद एक ऐसा आया कि जो लंबी क्रिकेट खेले और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाए। जनाब राशिद भाई, यही आपसे सवाल है कि जिस फ्रेम ऑफ माइंड से हम क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ जैसे अभी मैंने रखी आपके सामने कि शादाब का पता नहीं कि वो 100% फिट है, नवाज का पता नहीं है, ऐसे में अमाद वसीम नई गेंद से गेंद भी करके देते हैं आपको। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों के लिए खासतौर पे उनका नए गेंद से गेंद करना अंदर आते हैं उनका बॉल, तो वो ये कई मिस्टेक है। आपने जाहिद महमूद को खिला दिया, जैसे वो अभी कल के शो में अब्दुल रऊफ बात कर रहे थे कि शाहनवाज दानी T20 में परफॉर्म करते हैं, आप टेस्ट में ले आए। जाहिद महमूद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट करके आ रहे थे, आप T20 में लेकर आ गए। तो जिसको नहीं खिलाना उसको इसी तरह घुमाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सईद भाई ने भी बिल्कुल सही कहा कि जाहिद महमूद को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी वनडे में, क्योंकि जब उस्मान कादिर है तो आपको चाहिए था एक ऑलराउंडर हम्माद वसीम की शक्ल में, जो बहुत एक्सपीरियंस है और 5, 6, 8 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और अभी T20 लास्ट जो हुआ उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। तो उसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है ऑलराउंडर्स की।
क्योंकि जब तक हम आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान 250 प्लस नहीं करेगा तो पाकिस्तान इतना आसान नहीं है जीतना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन का माइंडसेट 250 प्लस हम बात कर रहे हैं सर, वो 1992 वर्ल्ड कप की, जब 250 बड़ी मुश्किल से बना करते थे, वो कहते थे 250 नहीं किया तो सर अब 300 रन भी कुछ नहीं होते हैं। भाई आप जो आपकी बैटिंग है ना सिर्फ 4 लड़कों पर डिपेंड कर रहे हैं, बाबर आजम, रिजवान और वो फखर, बस यही 3-4 हैं जो वनडे में परफॉर्म। फर्ज करें कि अगर ऑस्ट्रेलिया शुरू के 3 हमारे आउट कर देता है 50 पर, तो हमारी क्या मिडिल और बैटिंग इतनी स्ट्रांग है जो आपको 250 तक ले जाए। पहली बात तो ये, तो आपको ये देखना होगा कि हमें 250 प्लस तो हर हालत में जरूरी है। 250 प्लस तो हर हाल में जरूरी है सर, मेरे कहने का मकसद है कि हर हाल में 250 तो चाहिए जी बिल्कुल, 250 के ऊपर हर हाल में चाहिए बिल्कुल आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में। और अब जाहिर है अब आप उस तरह की पिचेस तो नहीं बनाएंगे जो पिंडी कराची में आप बना के आ रहे हैं, अब आप पिच बनाएंगे जरा प्रॉपर तौर पे, बैटिंग ट्रैक होगा। हाँ, वो तो होगा। और जहां बैटिंग ट्रैक होगा वहां पर ऑस्ट्रेलियन भी उसी तरह खेलेंगे। बिल्कुल, बहुत ये नहीं है कि नए प्लेयर आ रहे हैं तो आप ये सब परफॉर्मर परफॉर्म सिस्टम से निकल के आता है प्लेयर, आता है वो ऐसा नहीं है। वो जो उनको राशिद भाई जिनको यंगस्टर को ये चांस देते हैं ना, बिल्कुल ये 4-5 सीजन खेल कर नहीं वो उनके प्लानिंग होती है कि अब इस वनडे के बाद इनको टेस्ट क्रिकेट में लेके जाना होता है। वो हमारे यहाँ हसन रजा को देखिएगा जरा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि इसको वनडे खिला के फारिग कर दो। हमारी सोचे तो पाकिस्तान की बोर्ड की सोच ये होती है कि वनडे खिला के फारिग कर दो, टेस्ट नहीं खिलाना। टेस्ट एक खास जगह के लोग खेलते हैं, बिल्कुल। तो ये नहीं होती वहां तो पूरी पहले वनडे खिलाएंगे, फिर उसके बाद वनडे में ग्रूमिंग होती है, 2-3 सीनियर प्लेयर उसको कर रहे होते हैं आगे, फिर उसके बाद 25-30 वनडे हो जाते हैं उसके, तो फिर उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जिसको नहीं खिलाना और परफॉर्मर बहुत बड़ा परफॉर्मर है उसको जल्दी से वनडे खिला के फारिग करो। और टीम का माहौल मुझे पता है कि जब वनडे खिला के जिनको फारिग किया जाता है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन कर रहे होते हैं, तो वो अगर वनडे क्रिकेट से बाहर करना है तो वो वनडे क्रिकेट में इस तरह गंदा कर देते हैं कि वो कहता है कि उसको क्रिकेट ही खत्म। वो कहते हैं जब वनडे में रन नहीं किया तो टेस्ट क्रिकेट में क्या आप जैसे देखें पहले ये 7 लड़के राशिद भाई एक मिसाल है, एक मिसाल है साजिद अली क्रिकेटर, आपने एक उसके पाकिस्तान में 15,000 रन 4 डे में है। सही बात है, इन्होंने वनडे खिला दिए सिर्फ उसको। भाई जहां परफॉर्म कर रहा है वहां खिलाए ना। सही बात है, इन्होंने वनडे खिला के उसको खत्म कर दिया। ये तो हमारे यहाँ ये आज से नहीं, ये काफी अरसे से कहानी है। आप हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट तो सिर्फ एक जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं और जिनकी लाइन सेट होती है वही खेलता है टेस्ट क्रिकेट, नहीं तो टेस्ट क्रिकेट वो बच्चा नहीं खेल सकता। कितनी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर दे, कुछ कर दे, वो वनडे खिलाते हैं, वनडे खिलाने के खैर बात कहते हैं अल्लाह हाफिज। और ये वनडे सीरीज बहुत अच्छी होगी, आप बहुत टफ सीरीज सर, हम टेस्ट सीरीज भी यही समझ रहे थे, बहुत टफ होगी और बहुत अच्छी होगी। तो बिल्कुल ही वन साइडेड दिखाई दी, हम तो बिल्कुल ही नीचे ही लग के क्रिकेट खेले। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जब यंगेस्ट एवर क्रिकेट खेली थी, टेस्ट क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान के लिए। अभी हम टेस्ट सीरीज हार के आ रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेट एनालिस्ट, कोच, अपनी एक अकेडमी रन कर रहे हैं इस्लामाबाद में। हमें ज्वाइन किया है जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हसन रजा ने। अस्सलाम वालेकुम हसन। कैसे नसीम भाई, आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हसन। राशिद इसरार भाई बैठे हैं और उनके साथ सईद आजाद भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राशिद भाई आप सब सलाम। वालेकुम सलाम। हसन, सवाल ये है कि $1 मिलियन क्वेश्चन ये कि जिस माइंड सेट के साथ, जिस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हम टेस्ट सीरीज खेल के आ रहे हैं, हम किस तरीके से कम बैक करेंगे ओडीआई सीरीज में, T20 क्रिकेट में। गो के और कई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो माइंड सेट हमने बना लिया उससे निकलना कितना मुश्किल काम होगा। तो जो रिची बेनो बेहतरीन कमेंटेटर ऑस्ट्रेलिया के रह चुके हैं और अब्दुल कादिर साहब हमारे लेजेंड पाकिस्तान के, इनके नाम पे ये सीरीज रखी गई और टेस्ट मैचेस हुए, 3 टेस्ट मैच, 6 इनिंगें थी इसमें। अब तक हमें ये नहीं पता लग रहा कि हम शायद बॉलिंग सपोर्ट में जा रहे थे या बैटिंग सपोर्ट में जा रहे थे। थ्रू आउट जो पिचेस देखने में मिली हैं, इतनी ड्राई पिचेस देखने में मिली, चले वट एवर ड्राई पिचेस देखने में मिली, मगर हमें यही पता नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। और जिस तरह हम फॉरेन कोचेस की बात कर रहे हैं या अटैकिंग की क्या बात कर रहे हैं हसन यार? अटैकिंग क्रिकेट हमने खेली कब है? वो तो नहीं खेली, मगर इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको कि चाहे हमारे कोच हैं, चाहे वो सकलैन मुश्ताक हो जाएं, जैसे भी क्रिकेट खेले उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया हुआ है, मगर
क्या हम ये डिलीवर कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफी को हम कह रहे हैं कि 250 बॉलें आप खेलते हैं क्रीज पे खड़े होके, क्या बाबर आजम को कह रहे हैं कि आपने वन हैंड से नहीं, दोनों हैंड से खेलना है, और जितनी भी रिवर्स स्विंग होंगी वर्ल्ड क्लास की जो नंबर 1 टीम थी जो रिवर्स स्विंग करी थी, क्या हम फवाद आलम को कहेंगे कि वही स्टे करते रहे और वही हर मैच में सेंचुरी करते रहे? 5 इनिंग्स उनकी हो गई हैं और 5 इनिंग्स में जो रिवर्स स्विंग देखने में आया वो कमाल का देखने में आया। पैट कमिंस की कैप्टनसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। आपको याद होगा कि 2002 में जब हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खासतौर पर जब हम लोग खेलने गए, जब एक टेस्ट मैच श्रीलंका में हुआ था और 2 शारजा में हुए थे, हम फॉलो ऑन करके टेस्ट सीरीज हराई गई थी, जिसमें पाकिस्तान टीम के 3 टेस्ट कैप्टन जो हैं वो चेंज भी हुए थे, और उस टीम का मैं हिस्सा रह चुका था टेस्ट टीम का, जहां पर लेजेंडरी बॉलर गिलेस्पी अगर नाम लूं मैं बॉलर्स का, मैकग्रा का 50-60 रन पे आउट हुए थे ना आप लोग? जी 50 या 60 रन पे आउट हुए थे। कितने रन पे आउट हुए थे शारजा में? का रिकॉर्ड है 58 रन पे, ये पाकिस्तान की टीम लोएस्ट टेस्ट का रिकॉर्ड था ये। मगर वही बात हम वापस क्रिकेट पे आ रहे हैं कि हसन, वैसे क्या उस वक्त कहते हैं कि टीम सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी? हमारे यहाँ तो आपको पता है कि आग भड़कने में टाइम नहीं लगता, लेकिन आप तो वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, आपने वो तस्करा किया, तो क्या हम 58 रन पे आउट होने वाली टीम थे या फिर कप्तान से नाराज थे? ग्रुपिंग थी जो होती रहती है हमारी क्रिकेट में, क्या फील किया था आपने वहां? ये बहुत अच्छी चीजें चलती रहती हैं, आज भी चल रही हैं और पास में भी चल रही थी। अगर बात करें कि मिसबाह उल्लाह की बारी अगर बैटिंग में आई, उसने बारी ली, परफॉर्मेंस दी, उसके बाद एज ए कोच वो रहे पाकिस्तान टीम में, उनकी बारी खत्म हो गई, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ की बारी आई हुई है, अब सकलैन मुश्ताक साहब की बारियां आई हुई हैं। इसके बाद यूसुफ भाई की बारी तो सिर्फ इस सीरीज के लिए है, यूसुफ भाई को बड़ी बारी दी कब है? नहीं, वो तो इसीलिए रखा था उनको। ये बारी तो सबकी आ रही है, मैंने बताया, मगर फिलहाल हम क्रिकेट पे आ रहे हैं। देखें अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो डिसीजन लेता है कौन किसको करना है, किसको बाहर करना है, और जिसका टर्नओवर चल रहा था वो चला। पे वापस आऊंगा, 2 डिसीजन जो बड़े इंपॉर्टेंट थे नसीम भाई, अगर आप लोग भी बैठे हुए डिस्कस कर रहे होंगे तो एक तो रिजवान का डिसीजन था, जब ड्यूरिंग टेस्ट मैचेस ऐसी सिचुएशन आई है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत बॉल जा रहा था, जहां पर रेफर कर रहे थे, उसके बाद थर्ड एम्पायर जो थे आसिफ याकूब थे, उनसे डिसमिसल हुआ ये, उसके बाद अलीम डार्क जो नंबर 1 अंपायर भी रह चुके हैं आईसीसी में भी। और हसन, मैं एक सेकंड हसन आपके पास आता हूं, जरा थोड़ा सा ऑडियो का एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो अभी प्रोडक्शन टीम आपसे बात करती है। जी सिद्ध भाई, मेरा सवाल अब यहां पर आ जाता है कि आप बॉलिंग हमारी ठीक है, 10 ओवर और 4 ओवर की बॉलिंग तो बेहतर है, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा उस टेस्ट सीरीज में मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, हमें बॉलर ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। क्या हम इस बॉलिंग के साथ दुनिया की किसी भी टीम को अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो क्या हम आउट करने वाले लग रहे हैं आपको? देखें नसीम, मैंने अभी आपको एक बात बोली कि ये 2-2 साल हुए हैं हर प्लेयर को पाकिस्तान टीम में आए हुए, और ये आप जो सोच रहे हैं ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप वकार यूनुस को, वसीम अकरम को, इमरान खान के दिमाग से आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहे वो लोग कि उनकी या शुएब अख्तर को या आसिफ को, आप वो चीजें नहीं निकल रही, मगर वो क्रिकेटर, वो टेस्ट बॉलर थे और उनकी क्लास थी। देखें, उनको बॉल करना आती थी, उनके पास टेम्परामेंट था, उनके पास उनको पता था कि किस मौके पे मैंने कौन सा स्पेल करना है। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि उनके साथ जितने कप्तान गुजरे हैं वो बहुत बड़े गुजरे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी क्रिकेट खेली भी थी, ग्रूम किया था, और उनको पता होता था कि ये वकार से इस टाइम पे मैंने 2 ओवर कराने, 3 ओवर कराने। वो वहां उस वक्त फास्ट बॉलर जो आपके थे ना, वसीम अकरम हो जाए, वकार हो जाए, शुएब अख्तर हो जाए, ये तीनों के तीनों वर्ल्ड क्लास थे। आसिफ को भी लगा लें, उमर गुल को भी लगा लें, अच्छा एक आध बॉलर जैसे उमर गुल हो गया, आकिब जावेद हो गया, ये थोड़ा सा उनसे कम थे, मगर कप्तान इतना बड़ा होता था कि उनको पता होता था कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है और किस वक्त यूज करना है। इस वक्त कहानी ये है कि हमारे यहाँ बेस्ट बॉलर बना हुआ है अपना शहनशाह अफरीदी, वो जो अपकमिंग प्लेयर था, अपकमिंग प्लेयर था, हमने उससे ऐसा समझ लिया है कि वो वसीम अकरम की तरह परफॉर्म कर देगा, वो वकार यूनुस की तरह परफॉर्म, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, अभी हर बॉलर को टाइम लगेगा, ये बॉल करना आसान नहीं होती। बात इतनी बड़ी बड़ी आप ऐसे फास्ट बॉलर दुनिया में किसी के पास नहीं है, 150 की रफ्तार से करने वाले। ये देखें, ये बात करना इसमें तो ये मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि एक हम लोग के यहाँ जब से ये शुरू हुई है,
अपनी PSL PSL शुरू हुई है। इसने मीडिया को ये टेलीविजन ने और इसमें इतने ऐड और ये इतना स्टार वक्त से पहले बना दिया। हमारे तो मीडिया हाइप क्रिएट करता है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल होके सोचें, आप इस बच्चे को वसीम अकरम से कहां से आप मैच कर सकते हैं, मुझे बताएं। आप इसमें आपने किया था यहाँ बैठ के, आपने मैंने कहा था इस उम्र में वसीम अकरम से बेहतर है। अच्छा है, मगर वसीम अकरम तो फिर खेला भी तो 20 साल, इसको ये 2 साल में आप कह रहे हैं इस वक्त में ये वसीम अकरम से अच्छा है, लेकिन वसीम अकरम ये को मैं उस नहीं वक्त कह रहा, साथ बहुत ये था। मैं नहीं कह रहा, ये राशिद भाई से असल बैठे में में बात 20 ये साल थी। की उम्र में वसीम अकरम ऐसा नहीं था बिल्कुल जो सही। ये है। क्योंकि दूसरे एंड से इमरान खान उस वक्त फॉर्म में थे। इमरान नहीं, खान वसीम फॉर्म अकरम में- के साथ आप देखना, इमरान था, आकिब जावेद, वक्कार जो ना, ये- तो इनका ये जो पैर था ना, ये इस तरह चार से का, ये 3-3, 4-4 ओवर का स्पेल करते थे। और राशिद भाई support थी सबसे बड़ी चीज ये कि आप उठा के देखें, कप्तान से उठा के देखें, सीनियर प्लेयर जो होते थे, सीनियर प्लेयर मास्टरमाइंड होते थे, उनको पता होता था कि यार अच्छा, मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, जावेद भाई हो जाए या मोहसिन भाई हो जाए या मुदस्सर नजर हो जाए या कोई भी प्लेयर हो जाए, वो भी इतने बड़े कप्तान थे और वो उनको पता होता था कि इस बैट्समैन जो आया है ये ग्रिप पकड़ने से। मुझे एक दफा अच्छी तरह याद है, जावेद भाई का मैंने खुद उनसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैच हो रहा था, तो इन्होंने ग्रिप देख के बॉलर को गाइड कर रहे थे कि ये ऐसी ग्रिप करता है, ये शॉट नहीं खेल सकता, यहां बॉल करो। मैं आपको एक ये एग्जांपल ऑनेस्ट बता रहा हूं आपको। अब ये कप्तान कहां से लाएंगे हम? एग्जांपल लिए थी, हमारा हबीब बैंक का मैच था नेशनल बैंक से, और जब भी वसीम राजा बैटिंग करने आते थे जी। तो इनको मिड विकेट पर थोड़ी शॉर्ट पिच करते थे और सीधा मिड विकेट पर मियादाद इनको, मैं 3 दफा ऐसी हुआ है कि शॉर्ट पिच की और वसीम राजा उठाकर मारा और सीधा। तो ये ऐसे होता है कि कप्तान कहां से समझना लाएंगे कि आप? प्लेयर- ऐसे कप्तान कहां से लाएंगे, मुझे बताएं। ऐसे अच्छा, कप्तान- सबसे बड़ी चीज है कि अब तो वो कप्तान ही पैदा नहीं हो रहा जो ये सोचे कि पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ, पाकिस्तान को, वो तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए पैदा हो रहा। बार बार कप्तान नहीं, की बात ही कर रहे हैं, नहीं। अब आजकल कप्तान का नाम मैं- वैसे ही बहुत चल रहा है। मैं मैं- अभी नहीं, कप्तान पे आगे बात करूंगा, लेकिन एक बात में मुझे अफसोस इस चीज का है, सिर्फ अफसोस इस चीज का है, हमारे यहाँ कैलिबर इस टाइप का नहीं है कि प्लेयर बना सके। कोई भी आ रहा है ना, प्लेयर बना नहीं पा रहा, प्लेयर खत्म कर रहा है प्लेयर। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि जो प्लेयर बनाते थे, वो एक हमारे दौर में हमने देखे हैं कि जिस वक्त जावेद मियादाद साहब, इमरान खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, हमने एक लाइन देखी थी कि जिन्होंने फिर 10-10, 15-15 साल तक जाके क्रिकेट खेली, लेकिन फिर उस लाइन ने कितने लोगों को ग्रूम किया, उसके बाद किसने क्या रिजल्ट दिया। ब्रेक के बाद बात करता हूं कि हमारी क्रिकेट वाकई में कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने हमारे मुल्क में आने के बाद भी हमारे साथ जो सलूक करे तो फिर तो कहीं ना कहीं सोच का मकाम जरूर है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई सीरीज पे। टेस्ट सीरीज तो हम हार गए। आज पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गई और जो परफॉर्मेंस थी, अब ज़ाहिर सारे ही मैचेस हार गए, एक के अलावा हमने कोई परफॉर्म ही वहाँ करके नहीं दिखाया। तो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के बारे में रमीज़ राजा साहब का स्टेटमेंट आया था कि इसकी ज़रा अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो सर देखते हैं किस तरह की तवज्जो होती है, क्योंकि जो ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही थी, मैं ये भी एक इत्तला आपको ज़रूर दे दूँ कि वो भी मामला थोड़ा सा डिले हो गया है। अभी इस सीरीज़ के लिए हमने आईसीसी के क्यूरेटर को बुलाया था। अप्रैल में सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पिच कंसल्टेंट आ रहे हैं जो पाकिस्तान में पिचेस के हवाले से बात करेंगे। खैर ये टॉपिक ज़रा थोड़ा ओडीआई सीरीज से हट गया। मैं एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके साथ शेयर कर रहा था कि अभी फिलहाल ड्रॉप इन पिचेस नहीं आ रही, जिनके 37 करोड़ रुपए ऑलरेडी उस कंपनी को दिए जा चुके हैं कि जहां से ये ड्रॉप इन पिचेस आनी है ऑस्ट्रेलिया में। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ सईद आज़ाद साहब और राशिद इसरार साहब मौजूद हैं। हसन, मैं बात ये कर रहा था कि अभी ये नहीं पता कि ओडीआई सीरीज में शादाब या नवाज अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब तक उनकी फिटनेस के बारे में कोई चीज़ क्लियर नहीं है। ऐसे में इमाद वसीम कितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे? हमारे पास आसिफ आफरीदी की सूरत में ऑप्शन मौजूद है जो आसिफ को खिलाया गया है यहाँ पर। जी हसन, देखिए जो रिसोर्सेज हमारे पास वही चल रही हैं। अगर बात करें फिर कराची किंग्स में जब इमाद वसीम खेल रहे थे, पहले भी वो खेलते रहे, मगर कराची किंग्स जो है पीएसएल में खेलती रही, कंसिस्टेंट हारती भी रही है। तो इमाद वसीम अभी डोमेस्टिक में भी कोई खास परफॉर्मेंस नॉर्दर्न की तरफ से नहीं दी है, मगर हम वही बात कर रहे हैं कि शादाब खान और ये हारिस रऊफ, वही रिसोर्सेज से हम जा रहे हैं। जबकि हम पीएसएल करवाते हैं थ्रू आउट, और थ्रू आउट मैचेस भी होते हैं, वनडे भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं। जिस तरह टेस्ट पिचेस बनी है, आपने देखा कि हसन अली वापस साल बाद डोमेस्टिक में कमबैक करके आए थे, 32 ओवर कर रहे हैं, 30 ओवर कर रहे हैं ऐसी पिचेस पे।
तो हमारा बैकअप प्लान क्या है? हमें फ्यूचर में बैकअप प्लान नजर नहीं आ रहा। जो स्कॉट ऑस्ट्रेलिया से आए वनडे का, आज वो देखें एरन फिंच और कैप्टनसी कर रहे हैं, क्लास की क्रिकेट खेलते हैं वो लोग। वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों बनते हैं? क्योंकि एग्रेसिव भी खेलते हैं और ब्रेव हार्ट होकर खेलते हैं। हम अटैकिंग पे नहीं जा रहे, अभी डिफेंसिव पे चल रहे हैं। हमने बैकअप प्लान अपना नहीं बनाया हुआ। जिस तरह से काशिफ भट्टी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, जफर गौर को खिलाया जा रहा है। उसके बाद काशिफ भट्टी जो एक सीजन कंपेनियर थे, 3 उन्होंने टूर किए, पाकिस्तान के श्रीलंका में गए थे, वहां ड्रॉप हुए। तो उस्मान सलाउद्दीन, पास में जितने ही प्लेयर्स हैं हम ऐसे देख रहे हैं। अब्दुल्ला शफी को हम गए थे, न्यूजीलैंड में खिलाया। आज वही प्लेयर जो है वो 250 बॉलें खेल रहा है। टोटल पार्टनरशिप टेस्ट मैच में देखें आपके, उसको डिफेंसिव खिलाया जा रहा है। वो परफॉर्म किया है उसने, नो डाउट। 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसके बाद आज वो टेस्ट बैट्समैन बन गए। तो कोई मिस्टेक नजर आ रही है। चेयरमैन साहब जब आए 12 सितंबर को उन्होंने ओहदा लिया चेयरमैन का पाकिस्तान के बोर्ड में, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद आ रही है यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया को भी जाके ऑस्ट्रेलिया में हम हराएंगे। मीन्स कि पाकिस्तान में हम यहाँ पर खेल रहे हैं। टेस्ट सीरीज तैयारियां हमारी क्या थी? रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और वही 3-4 प्लेयर्स हैं जिनको रोटेशन में लेके आ रहे हैं। अब प्रेशर वनडे का आ गया, तो वनडे में सिर्फ हमें फखर जमान अटैकिंग बैट्समैन है वो नजर आएंगे, जिन्होंने डबल सेंचुरी भी की है वनडे क्रिकेट में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। तो बैकअप प्लान कोई नजर नहीं आ रहा अब तक पाकिस्तान के क्रिकेट में। बैकअप प्लान नजर नहीं आ रहा। हमने शान मसूद को भी शामिल नहीं किया, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल कर आए थे। शान को भी शामिल किया जा सकता था यहाँ पे। शान मसूद को हमने T20 में खेलते हुए देखा, फ्लो के साथ बैटिंग की उन्होंने रिजवान के साथ मिलके, और तकरीबन टाइटल जिताने की पोजीशन में ले आए थे वो मुल्तान सुल्तान्स को, सईद भाई। शान मसूद हमें इस टीम में भी दिखाई नहीं दिए। हम कम से कम एटलीस्ट क्या, अगर कोई इन्फॉर्म प्लेयर है उसकी भी कॉन्फिडेंस खत्म करके ही छोड़ेंगे? देखिए नसीम, शान मसूद के साथ तो मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान टीम में, अभी हसन ने बात की कि दूसरा कोई हमारे पास फखर के अलावा प्लेयर नहीं है। नहीं, आप फखर, अभी हसन की मैंने बात सुन ली। अगर आप हसन से ये पूछें, हसन अगर 50, अपना फखर 50 ओवर, स्पेशली सर T20 का, ये इसने इम्प्रूव जरूर किया है, मगर 50 ओवर में भी ये सर्कल में बहुत अच्छा खेलेगा गिरंगे, मगर 10 ओवर के बाद इसने भी ये भी जिसे कहते हैं ना, हो गया 100 हो गया, मगर ये सर्कल का ही प्लेयर है ये। आप इस पे इतना वनडे में आप ये रिलाई नहीं कर सकते कि ये जैसे शान मसूद खेलता है। शान मसूद तो लंबी इनिंग का प्लेयर है, वो तो टेक्निकल भी। अब मैं थोड़ा सा देख रहा था, हसन इसने इम्प्रूव की है इसने, फखर ने, मगर ये गैप के बाद दोबारा आएगा। इसको ऐसा नहीं है कि आते ही वैसे ही खेलेगा, इसके अंदर नेचुरली अटैकिंग प्लेयर है, ये अटैकिंग प्लेयर है, मगर T20 स्पेशलिस्ट है ये। आप देख लीजिएगा, मेरी दुआ है कि ये परफॉर्म करे, और ये परफॉर्म कर गया। अगर ये 15-20 ओवर भी खेल गया तो पाकिस्तान 300 रन से ऊपर कर देगा। मगर ये हसन हो गया, शर्जील हो गया, 2-3 और प्लेयर पाकिस्तान के हो गए, जैसे आजम बच्चा हो गया, ये सर्कल ही के प्लेयर हैं, ये पावर हिटर ही हैं। और पावर हिटर देखें, पावर हिटर सिर्फ हम लोग यूज करते हैं T20 में, जहां आपको सिर्फ हिट ही माननी है। ये वनडे में ऐसा नहीं होता। वनडे में क्लास प्लेयर चलता है, उसको सिंगल भी लेने आना चाहिए, उसको लेफ्ट करना भी आना चाहिए, और टीम की स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए कि मैंने अब इस विकेट पे, उसको विकेट चेक करनी चाहिए, इस विकेट पे मेरी क्या क्लास है और मैं कितने ओवर तक खेल के कितने रन करूंगा। ये सब चीजें वनडे फुल क्रिकेट है। हमारे पास वाकई बैकअप में कुछ प्लेयर नहीं रहे। बाबर आजम इसमें नो डाउट के ग्रेट प्लेयर है, मगर अकेला क्या करेगा? अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसमें एक बात ऐड कर, सर शान मसूद की जरा थोड़ा बताइएगा। शान मसूद का आप देखें PSL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो इनको चाहिए था कि उसको वनडे में भी चांस देते। चलो टेस्ट में आपने नहीं दिया, मगर सबसे PSL इमामुल हक है ना, अभी इमामुल हक वनडे में है ना। मेन चीज तो यही ना, ज्यादती यही तो है। इमामुल हक को आपने चांस दे दिया, आप टेस्ट मैच में, या हसन को उसको चांस दे दें, सॉरी शान मसूद, मगर उसको क्या फर्क पड़ता है? ये 14 में तो रखना चाहिए राशिद भाई। यही तो होती है फ्यूचर प्लानिंग, यही तो मुल्क के लिए किया जाता है काम के। चलो आप तो रिसेंट परफॉर्मेंस उसको फलां को रेस्ट करा दिया। आपके ख्याल में 3 ओपनर हैं अभी, अगर शान मसूद नहीं है राशिद भाई, तो किन 2 ओपनर्स के साथ जाना चाहिए? इनके पास फखर है, अब्दुल्ला शफीक है, इमामुल हक है। इनको जाना चाहिए क्या कहते हैं, अब्दुल्ला शफी और फखर के साथ। दोनों के राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा एट द सेम टाइम। अभी अब्दुल्ला शफी बहुत फॉर्म में है, बहुत फॉर्म में, और फिर वो ज़ाहिर है लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं फखर के साथ। दोनों का यंगस्टर प्लेयर है और फिट प्लेयर है, इसको चांस दे दें, कोई मसले, कोई वो नहीं है। क्योंकि मगर अब शान मसूद तो आपने देखा हुआ है, आप जाया कर रहे हैं सर, वो तो टीम में ही नहीं है सर जी। आप क्या करते राशिद भाई? चाहिए उसको बिल्कुल 16 में रखना चाहिए। 16 में रखना, 16 में नहीं सर, 20 में नहीं है। 16 छोड़े सर, 20 अनाउंस किए हुए आपने बायोसिक्योर बबल में रखने में, उसमें भी नहीं है।
हसन, शान मसूद जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, लोग कह रहे थे कि उन्हें टेस्ट सीरीज में भी होना चाहिए था, लेकिन परफेक्ट बैटिंग पिच पे डबल ईच इनिंग 100 कर दिए इमामुल हक ने, वेरी वेल प्लेड। शान का लोग कहते हैं कि वहां हक बनता था, लेकिन यहाँ 20 लड़कों में भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। शान मसूद जी, देखिए डिपेंड वही करता है सिलेक्शन कमेटी पे कि मोहम्मद वसीम साहब जो है सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि सऊद शकील जैसे प्लेयर्स भी अगर बैठे हैं वो भी खेल रहे हैं, टेस्ट बैट्समैन ने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है और वनडे के स्क्वाड का हिस्सा बने हुए हैं वो। तो यही अलमिया है हमारे यहाँ कि हमें पता नहीं लग रहा अभी तक कि हम टेस्ट प्लेयर्स को T20 में खिलाना है, T20 प्लेयर्स को वनडे में खिलाना है, यही इंपॉर्टेंट है। मगर बहरहाल शान मसूद जो है वो एक निजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ ही खेलते रहे और जब वो डोमेस्टिक में खेले, मगर एक बात है कि जो इंप्रूवमेंट उन्होंने की है मुल्तान सुल्तान में, अब अमेजिंग बहुत क्लास की बैटिंग करी। अब ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलने में वो महारत रखते हैं, जिस तरह से उनकी बेस में हमने बैटिंग देखी और रनिंग टीम विकेट देखी, 95 रन 96 रन की एक इनिंग खेली उन्होंने, तो उनको अब चांस देना चाहिए। माना कि अगर जब न्यूजीलैंड गए हुए थे या बाहर गए 2-0 उन्होंने किए टेस्ट मैचेस में, आउट ऑफ फॉर्म भी बैट्समैन समटाइम रहता है, मगर प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि जब वो कम बैक करके आता है तो कुछ ना कुछ सीख के आता है। पाकिस्तान के बोर्ड उनसे नाराज भी होता है जब वो गैरी क्रिस्टियन अकेडमी में साउथ अफ्रीका गए, फिर वापस आके जो है उन्होंने टेक्निक को अपना वर्क किया, उसमें अपनी जो इम्प्रूवमेंट थी वो दिखाई। तो अब तक जो फॉर्मेट है मेरे ख्याल में जो उन्होंने T20 में खेला है, 50 इयर्स के बैट्समैन भी हैं मगर स्क्वाड में उनका नाम भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया होता है। बिल्कुल सही बात है। ओपनर कौन होने चाहिए वैसे हसन, ये आपसे भी मेरा सवाल है। 3 ओपनर आपने रखे हैं, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान, किसके साथ जाना चाहिए हमें? बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक जो है एक बहुत जबरदस्त प्लेयर मिले हैं इनको, टेस्ट क्रिकेट में भी वनडे में भी, बल्कि बहुत बड़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी मिली है कि आबिद अली जो है वो इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद ये जगह खाली हुई क्योंकि प्लेयर्स वेट कर रहे होते हैं कि किसी की जगह पे रिप्लेसमेंट पे आए। अब्दुल्ला शफीक वो प्लेयर हैं, टेक्निकली बहुत साउंड नजर आए, उनके साथ जो है ओपनिंग पेयर होना चाहिए फखर जमान का। राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनता है नए बॉल पे भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। मगर जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी जो है सलाहियत मनवाई है वो वनडे में भी डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे, और जो प्लेयर टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा होता है तो वो लंबी क्रिकेट भी खेलता है। सईद भाई, यही आपसे सवाल है, हमें किन ओपनर्स के साथ जाना चाहिए? हमारा टॉप ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टार्ट कैसा मिलता है ये देखना है सर। देखिए मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की गुड लक है कि ये अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर, इतना अच्छा प्लेयर मिला पाकिस्तान को। इसके ये नसीब, मैं जितनी क्रिकेट जानता हूँ और मैं समझता हूँ और जो मेरी फीलिंग्स हैं कि ये पाकिस्तान, मुझे याद है आपने इमरान भट्ट के बारे में भी ऐसा ही कहा था। इमरान नहीं, मैंने जो आबिद अली के साथ ओपनर थे, नहीं बुरा नहीं था वो, ये बता दूं आपको, वो भी अच्छा प्लेयर था। नहीं, आपने तारीफ की थी। जब तक आप चांस नहीं देंगे ना किसी लड़के को, यंगस्टर, तो जब तक तो वो इम्प्रूव नहीं करेगा। यंगस्टर जो कम, जैसे हसन आया था यंगस्टर, जब हसन आया था, आप यकीन करें कि हसन तो मेरे सामने का, मैं इतना खुला प्लेयर, इतना दिलेर प्लेयर, ये प्लेयर नेचुरल होते हैं, इनको बनाया जाता है। और अगर ये अब्दुल्ला शफीक जो खेला है, जिस तरह से मैच्योरिटी से बैटिंग कर रहा था और जितनी दिलेरी से खेल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये नजर आ रहा था, ये चांद। चले आपके ओपनर आ गए, मिडिल ऑर्डर बैटिंग के बारे में जरा मुझे बताएं। देखिए मिडिल ऑर्डर, देखिए आपके पास ऑप्शन क्या दिखाई दे रहे हैं? आपके पास जो ऑप्शन है उसमें आसिफ अली आपने रखे, देखिए आसिफ अली, उसमें आपने इफ्तिखार रखे हुए, ठीक है ना। रिजवान तो ज़ाहिर विकेट कीपर बैट्समैन वो खेलते हुए दिखाई देंगे, इफ्तिखार हैं ये दिखाई देते हैं। आपने जो अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की मैं बात कर रहा हूं, उसमें हैदर अली आपने शामिल किए, मैं से नाम निकल गया। हैदर अली आने के बाद कहां चले गए? देखिए मैं ये कहता हूं कि आसिफ अली भी इन्होंने वनडे में गलत डाला हुआ है। ये T20 प्लेयर है, इसको आपको T20 में रखे। T20 के लिए सही है, पावर हिटर है ना, एक्स्ट्रा कवर अच्छा मार देता है, सीधा अच्छा मार देता है। वो कितनी दफा मार लेता है? 4 छक्के वो अफगानिस्तान में मार लिए। बाकी वो एक मैच भी पाकिस्तान को अगर जिता के चला गया तो मैं ये समझता हूं कि मैं सऊद शकील की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद है बीच में रेजिस्ट करने वाला। देखें मुझे तो उसका समझ में आया, बच्चे को एकदम फारिग क्यों किया, वो तो इतना पक्का बैट्समैन है। अभी आपने नाम ले दिया तो बताऊं, ये इसका भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको सेट करने की बात है। और वेस्ट इंडीज में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, ये वेस्ट इंडीज में सऊद शकील अच्छा राशिद भाई, ये सऊद शकील जो प्लेयर है, ये आपका ये रन निकालने वाला प्लेयर है, बिल्कुल ये फंसने वाला प्लेयर है। ये आपको लेफ्ट हैंड, देखें अगर आपका लेफ्ट हैंड बैट्समैन कोई मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा मिल जाए, उसमें ये बैसल, यानी आप इसे हैदर अली, इफ्तिखार और अच्छे, इनसे बेहतर है। हाँ, इन दोनों से बेहतर है, सऊद शकील इन दोनों से बेहतर है, बिल्कुल। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि लेफ्ट है,
और राशिद भाई इसको ग्रूम करना चाहिए ना। जब आप वेस्ट इंडीज में चांस दिया तो वहां उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद आपने उसको आउट कर दिया क्योंकि वो सिर्फ क्योंकि शायद कराची का इस वजह से। तो कराची का कोई लड़का आपको नजर ही नहीं आ रहा। हाँ देखे ना, शान मसूद आपने जाहिद महमूद को जहाँ खिलाना चाहिए था वहां नहीं खिलाया, आपने जो है उन्हें ओडीआई टीम में आपने शामिल कर लिया है। मकसद है कि कुछ समझ में हमारे यहाँ सबसे बड़ी बैड लक ये है कि कराची के लिए कोई बोलने वाला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, एक जमाने में कराची के लिए बुखारी साहब, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, कुछ ना कुछ बोर्ड में थे, जैसे भी थे बोलते थे, अखबारों में दे देते थे। हमारे यहाँ लोग बाहर निकल आते थे, हमारे एमएनएस थे जो वो कराची के लड़कों के लिए बोलते थे। अब तो भाई आपस की बात है कि पीपल्स पार्टी को, सिंध की पार्टी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस तरह से तो अब लड़का जाहिद महमूद और शाहनवाज धानी के लिए तो बोलना चाहिए पीपल्स पार्टी को, बोलना चाहिए, एक लड़का ना कहे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है बोलने धानी को ना ये क्रिकेट। अब वो पता नहीं किस चीज में इंटरेस्ट है। मैं हसन का इंटरेस्ट किसमें जरा पूछ लेते हैं। हसन, मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होनी चाहिए? ये जो ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे, इफ्तिखार आपके साथ है, हैदर अली आपको दिए हुए, आसिफ अली आपको दिए हुए, तो सऊद शकील भी एक आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो किसके साथ जाना चाहिए? मिडिल ऑर्डर बैटिंग बाबर के साथ क्या होनी चाहिए? देखिए, हम जिस तरह से नसीम भाई खेल रहे हैं, पीएसएल पे फोकस हुआ होता है, यहाँ खेल रहे होते हैं, मगर जब अगेंस्ट टीम के खिलाफ कभी भी खेलते हैं और स्पेशली जब टेस्ट मैचेस ये जीते हुए हैं, तो वनडे में बिल्कुल दिखेगा आपके बहुत पॉजिटिव नजर आएंगे इनके बॉलर्स, इनके फील्डर्स। तो उनके लिए आपने प्लान करना होगा और शॉट ऑफ सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। फकर जमान जो है थ्रू आउट हम पीएसएल में देख रहे थे कि बैकफुट पे जाके वो पंच करते हैं, एक ही शॉट खेलते हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो। लेग स्टंप बड़ा स्ट्रांग है उनका। तो टॉप क्लास टीमों के खिलाफ हमेशा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ आपको शॉट ऑफ सिलेक्शन रखनी पड़ती है, हर बॉल को हिट नहीं करना पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि अब्दुल्ला शफी अब तक खेल रहे हैं, तो वो ही मेरे ख्याल में जितनी बॉलें उन्होंने खेली है टेस्ट क्रिकेट में 6 इनिंगों में शायद ही किसी ने खेली अब तक ज्यादा, क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी अहम किरदार अदा किया उन्होंने। तो हमें ऐसा टॉप सॉलिड डिफेंस भी चाहिए बैटिंग करने वाला जो थोड़ी इनिंग का ग्राफ बनाए। 50 ओवर डिफेंस कर ले, आप ये कह रहे हैं? 50 ओवर में डिफेंस नहीं कर रहे, मगर ओपनर्स जो है वो खेलें, स्ट्रोक्स खेलें और बारी लें थोड़ी सी, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब वो 71 रन की इनिंग्स करके आया और परफॉर्मेंस दी हुई है, तो ज्यादा पता है उसको थोड़ा सा और बैट्समैन की निस्बत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा होता है। वैसे हम पता है यही डिफेंसिव अप्रोच की वजह से टेस्ट सीरीज हार गए। कोई डिफेंस का लफ्ज भी आता है तो अजीब सा लगता है, भाई काई की डिफेंस। थोड़ा हम भी तो अपनी कंडीशन में भी तो ऊपर से आके बताएं। उनके 5 मेन प्लेयर नहीं है, लेकिन वो डिफेंसिव नहीं होंगे, हम ही डिफेंसिव दिखाई दे रहे होंगे उनके सामने भी, क्योंकि अब डर ये आ जाएगा कि हम इनसे हार गए। कोचेज जो है नसीम भाई, सॉलिड से हमारे कोचेज जो हैं माशाल्लाह से मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और भी जो हैं वो डिफेंसिव ही खिला रहे हैं क्रिकेट। इसलिए थोड़ी सी ब्रेव हार्ट क्रिकेट भी होनी चाहिए ना, जिसका आज के यंगस्टर प्लेयर हैं तो उनको थोड़ा। आपके ख्याल में यूसुफ इस वजह से तो नहीं डरे हुए? उनको यही सीरीज मिली है, अगर ये भी हार गए तो पता चला कि फौरन बाहर हो जाएंगे, इसलिए डिफेंसिव तो नहीं हुए। कुछ नहीं पता होता पाकिस्तान में, आपको पता है जब हमने 1 जनवरी में पाकिस्तान क्रिकेट में खेलते आ रहे हैं 25-30 साल से, हमने 3-3 4-4 कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट में चेंज होते हुए देखे हैं। तो यहाँ पर प्लेयर्स को चेंज होने में कैप्टन को या कोच को देर नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है, देर नहीं लगती। एक खिलाड़ी का मैं जरा आप तीनों से बात करना चाहूंगा और वो खिलाड़ी है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह कम से कम एटलीस्ट खुली क्रिकेट जरूर खेलते हैं, दिल वाले प्लेयर हैं। हसन आपसे स्टार्ट लेता हूं। बिल्कुल दिल वाले प्लेयर हैं, मगर मैंने वही बताया कि T20 वगैरह खेल रहे हैं, मगर 50 ओवर का गेम होगा तो शॉट ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। और बॉलिंग में भी उन्होंने आउट किया है, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर है बेसिकली। मगर जिस तरह आप देखते हैं बाबर आजम किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं प्लेयर्स की, हम बटन वही डाल रहे हैं, रिजवान पे डाल रहे हैं, फखर जमान पे डाल रहे हैं, मगर जो बाबर आजम जो है कैच संभाले रखते हैं और बैटिंग कर रहे होते हैं, तो उनके साथ ज्यादा पता खुशदिल शाह और ऑलराउंडर्स जो है हारिस रऊफ जैसे हो गए, हसन अली का देखते हैं अभी परफॉर्मेंस किस तरह की है, इंजरी है या नहीं है। तो टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, मगर ओवरऑल जो क्रेडिट दूंगा मैं ऑस्ट्रेलिया को दूंगा, क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट मैच होगा और उसमें आपको तगड़ा आना पड़ेगा, स्ट्रांग आना पड़ेगा। अगर बिल्कुल पहले मैच में भी डिफेंसिव हो जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि वो 110% देती है और अटैकिंग पोजीशन में रहेगी। सिद्ध भाई, जिस तरह शादाब और नवाज नहीं होते हैं तो उनकी पोजीशन पे खेलने के लिए खुशदिल शाह कैसा एक बेहतर ऑप्शन है? थोड़ा सा तगड़ी क्रिकेट तो दिल वाली हमने मुल्तान सुल्तान से जो खेलती हुई देखी उन्हें। देखें, नवाज और शादाब ना इससे बॉलर बेहतर हैं। किससे? खुशदिल शाह से। अच्छा, आप प्योर इसको आप ऑलराउंडर में खिला सकते हैं
कि मगर जेन्युइन बैट्समैन के ला रहे हैं, जरूरत पड़ने पे गेंद करवानी है सर। नहीं नहीं, जरूरत पड़ने पे गेंद नहीं। आपने दो कंपेयर जिससे किया है ना, वो दोनों बॉलर हैं दोनों, और नवाज तो आपने हम्माद को रखा ही नहीं, क्या करें? हम्माद को नहीं रखा, मगर नहीं, खुर्शीद इससे शाह का आसिफ ऊपर- अफरीदी है। आसिफ अफरीदी बॉलर, देखें वो सिर्फ बॉलर है। हाँ, बॉलर है, ये ऑलराउंडर में आता है। अगर ऑलराउंडर में आपने चेंज करना है तो मैं ये समझता हूं कि आप फहीम अशरफ से बेहतर ही है। मगर ये मैं- वनडे खुर्शीद शाह खुर्शीद साहब वनडे में मैं वनडे जाऊंगा- में फहीम से बेहतर है। फहीम से बेहतर है ये। मगर मैं performance जाऊंगा करे। खुर्शीद शाह से बेहतर है ये शौकत जो अपना है ना, ये जो अभी जिसका जिक्र करते खुशदिल शाह से लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभी। अच्छा, वो सऊद शकील। सऊद सऊद शकील शकील। सर, वो तो शकील तो मिडिल pure ऑर्डर में आ batsman है गया। ना। हम बात ये Pure कर रहे हैं कि आप कुछ देखें आपको ना- हिटर भी चाहिए होते हैं। अगर फहीम अशरफ का जैसे देखा हमें फिट नहीं लग रहे, वसीम जूनियर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे। खुशदिल शाह और वसीम जूनियर उस स्लॉट के ऊपर के जहां पे आपको बड़ी हिटिंग करने के बिल्कुल, लिए जाना है, बिल्कुल। ये दो ऑप्शन बेहतर होंगे। नहीं, मेरा तो ख्याल है वसीम ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि अच्छा। वो मैंने देखा है भाई 11 चले Yes. बनाते हैं यहाँ बैठ के, जल्दी जल्दी तीनों 11 बनाते हैं। हसन कोई एतराज हो तो बताना कि प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मैं पूछता जाऊंगा, आपने हाँ करनी है, चेंज कर दीजिएगा। ठीक है। भाई आपके दो ओपनर आपने कहा अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ ठीक है। फखर जाएंगे। ठीक है। 3 नंबर पे बाबर आके बैटिंग बाबर। कर रहे ठीक हैं। है। 4 नंबर पे रिजवान। रिजवान नहीं, 4 पे चार आए पे या नीचे आए? नहीं, पांच- 4 ही पर आए तो अच्छा है। चले रिजवान आ गए 4 चार पे मैं समझता हूँ आपको ठीक है सर। pure 11 batsman आना हाँ, चाहिए। मेरे ख्याल है सऊद शकील सऊद शकील आना सऊद चाहिए। 4 पे 5 आए तो फंसने बेहतर वाला है। 4 पर आए। चार- उसमें ये है ना, सऊद 5 आएगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाबर और चले रिजवान का जो हम 11 की combination- बात कर रहे थे ना, उसमें combination- हसन सुनते रहिएगा, चौथे रिजवान हो गए। बिल्कुल, चले क्योंकि मान लिया। रिजवान को भी आप पांचवें टाइम देना, आपका- पांचवें आपके सऊद शकील हो गए। बिल्कुल, ठीक है सऊद सर? शकील को आना चाहिए। छठे पे हम जाते हैं तो फिर खुशदिल शाह। खुशदिल शाह यहाँ पे आ गए। खुशदिल- 7वें पे वसीम, अगर वो नहीं है आपके फहीम अशरफ, तो उसमें में वसीम जूनियर आ जाते वसीम हैं। जूनियर 7 नंबर पे आके बैटिंग बैटिंग अच्छी कर कर रहे लेते हैं। हैं। ठीक है ना। आसिफ अफरीदी की सूरत में आपके पास एक स्पिनर मिल जाएगा। 8 पे आ गए। सही है। 3 फास्ट बॉलर कौन से होने चाहिए हसन? देखिए 3 फास्ट बॉलर तो शाहिन शाह है अब तक, एक तो हारिस आफरीदी। रऊफ है, उसके बाद हसन अली का देखेंगे अगर फिट है या नहीं है, तो ये अटैकिंग बॉलर है। हारिस रऊफ- हारिस रऊफ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो- शाहिन शाह अफरीदी हो गए। तीसरे फास्ट बॉलर किसको होना चाहिए? वसीम जूनियर की सूरत में शाहनवाज धानी को खिलाएं। बिल्कुल शाहनवाज को खिलाना चाहिए, और पीएसएल में जिस तरह बॉलिंग की है, एग्रेशन करते हैं, टीम को लिफ्ट भी करते हैं, क्रिकेट एंजॉय करके खेलते हैं, और तो बहुत वो भी अच्छा एक promising पोटेंशियल है batsman धानी bowler जो है ना। ये टीम इन लोगों ने मिलकर बनाई है 11 मुश्तरका तौर पे। थैंक यू वेरी मच हसन रजा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये टीम हमारे पैनल ने बनाई है, जो आपने सुन ली होगी, लेकिन सऊद शकील होंगे या उनकी जगह आसिफ अली खेल रहे होंगे? इफ्तिखार किसकी जगह पे खेल रहे होंगे इनमें से? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनका जवाब मंगल वाले दिन ही मिलेगा। देखते हैं कि हमारी टीम दोस्तियों पे बनती है, नियतें किस तरह रखते हैं। जिस तरह नियत रखेंगे बाद उसी तरीके का रिजल्ट भी आपका सामने आएगा। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता है कि टेस्ट सीरीज हार गए, हम ओडीआई सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़रूर जीतेंगे और वाइट T20 मैच में भी फतह हासिल करेंगे। नसीम राजपूत को इजाज़त, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल दैन, अल्लाह निगहबान।